अच्छा नहीं किया है, उसके मैसेज आ गया, ठीक है। और एक अगर कोई भी बच्चा पीछे मैसेज करे तो मुझे बता देना। आज थोड़ा सा क्लास का ये डिस्ट्रप्शन भी हो गया थोड़ा सा। अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी जिसने बता दिया उसका ठीक है। जिसने नहीं बताया वो नेक्स्ट वाली क्लास के लिए प्रिपेयर करके आना, क्योंकि ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ना अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शोभा, कुछ कहना है आपको? अगर नहीं कहना तो आप अपना हैंड रेज जो कर रखा है आपने उसको डाउन कर लीजिए, उसको दोबारा से क्लिक करके। अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर, नहीं है चलो, डाउट। देखो फटाफट फटाफट करते हैं, थोड़ा सा सेशन जल्दी रहेगा। ये जो कंटेंट है आप इसको साथ में अगर लिख पाओ तो लिख लेना, क्योंकि डिक्टेट करने में क्लास का टाइम थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अदरवाइज ये पीडीएफ थोड़ा सा सही करके शेयर कर दी जाएगी, लेकिन शेयर करने में टाइम लगेगा। तो अभी क्लास के साथ साथ जिस जिसके पास में अगर कोई नोटबुक है, जैसे एनसीईआरटी की अगर बुक है किसी के पास ज्योग्राफी की, तो उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएगी लगभग। और मैं सब बच्चों से यही चाहूंगा कि वो अपना पेन पेपर दोनों का यूज करें साथ में। जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसके ऊपर फोकस करें। और जो भी चीज समझ में ना आए ना वो उसी टाइम पे पूछ ले, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं ना तब तक कोई फायदा है नहीं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है उसको यूपीएससी किस तरीके से एग्जाम में पूछेगा और आपको उलझा भी सकता है। आपने टॉपिक कर रखा होगा अच्छे से, लेकिन यूपीएससी फिर ऐसे क्वेश्चन लेके आएगा जिससे कि आपको लगेगा कि यार ये मैंने पढ़ा था लेकिन जवाब मैं नहीं दे पा रहा। तो हमें अभी दो तरीके सीखने हैं। एक, कोई भी जो नई इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है उसको आप वहीं पे करेक्ट करके और आप चलोगे आगे याद करके। आज क्लास में जो भी चीज होगी उसको आप उसी टाइम पे याद कर लोगे। दूसरी चीज, आपको थोड़ा सा अपना, क्योंकि देखो जो चीज यहाँ पे सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं कि यूपीएससी सेम कंटेंट से दोबारा क्वेश्चन रिपीट करे, क्योंकि यूपीएससी अपने क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता। हाँ, थीम जरूर रिपीट करता है। थीम और क्वेश्चन दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग मुद्दे हो जाते हैं। तो आपको अपने आप को ना इस तरीके से एजुकेट करना है यहाँ पे इन्हीं क्लासेस के थ्रू कि जितने डायमेंशन डायमेंशन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ पाए उतने डायमेंशंस को आप कवर कर लो। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे आपको करना है। जैसे ये कुछ इंफॉर्मेशन है वो देखते चलो फटाफट, कि इंडिया का जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है जिसको कि हम हिंदी में अक्षांश विस्तार बोलते हैं। हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनको टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज करता हूं। अदरवाइज फिर मैं अक्षांश और नो देशांतर वर्ड सर, है वो भी मैं बता। नहीं है ना? गुड। नो तो प्रॉब्लम सर। इंडिया का जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है ना वो रहता है यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन होता है वो डिग्री का होता है, और ऐसे जो साइन होता है वो सेकंड का होता है, और ऐसे अगर डबल साइन होंगे तो वो आपका हो जाएगा सेकंड्स का, पिक्टो सेकंड। जैसे कि ये हो गया आपका डिग्री, ये हो गया मिनट, ये हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है। इस तरीके से ये साइन काम करते हैं। यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ है 8 डिग्री और साथ में इसके लिखा हुआ है नॉर्थ, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इक्वेटर से चलते हैं जिसका कि हम जो लेटिट्यूडिनल नंबर है वो हम मान के चलते हैं 0, तो जब हम उसके ऊपर चलेंगे 8 डिग्री तक तो वहां से इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो स्टार्ट होता है। और फिर जब हम और ऊपर जाएंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, वहां पे इंडिया का नदर मोस्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। यानी इंडिया का तकरीबन ये वाली शेप है। इसको हम क्वाड्रिलेटरल भी बोल देते हैं हिंदी में, जिसको चतुष्कोणीय बोलते हैं, चतुर्भुज आकार करके बोलते हैं। क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये देखो ये इंडिया की जो शेप है ना ऐसे बनती है। इसमें आप देखो कितने साइड्स आ गई, 4 साइड्स आ गई। तो जितनी साइड्स होती है ना उन्हीं के बेस के ऊपर हम शेप का नाम दे देते हैं। ठीक है। जैसे मैं कहूं कि जो ये है तेलंगाना है उसकी शेप कैसी है? ट्राइंगुलर शेप है ना? ऐसे ही अगर मान लो मैं दिल्ली की शेप बोलूं तो दिल्ली की शेप कैसी है? सर्कुलर है। तो ये जो शेप हम बनाते हैं ना, तो ये हम जो एक्सट्रीम जो पॉइंट्स है ना उनको बना के ही बनाते हैं, उसी के बेस के ऊपर हम इसका नाम दे देते हैं। तो इंडिया का जो है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल शेप। तो शेप पे क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की शेप है वो कैसी है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सोचे कि देखो भाई यहाँ पे तो ट्राइंगुलर सा बन रहा है, ऊपर का चलो हम अगर ऐसे कर भी देंगे तो मतलब ये तो ऐसे ही बना। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये चीज आपको गलती नहीं करनी है। ओके। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखो इसने दे रखा है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी जब हम ईस्ट की बात करेंगे तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है 0 डिग्री वाला, उसके ईस्टर्न साइड में जब हम आएंगे 80
68 डिग्री 7 मिनट पे तब इंडिया का स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, यानी इसके बीच में इंडिया लाई करता है। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूड होगा तो इस तरीके से लाइनें जो आती है ना उनसे हम मेजर करते हैं। लैटिट्यूड जो आपके इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन चलती हैं, जो आपके लैटिट्यूड्स होती हैं वो हमेशा याद रखना, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ये एक दूसरे से मिलते नहीं है। पैरेलल का मतलब समानांतर, यानी 0 डिग्री 1 डिग्री ऐसे करके जो डिग्रियां चल देंगी ना लैटिट्यूड्स, ये कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होंगी, एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होती है ना ये पैरेलल नहीं होती, ये नॉर्थ पोल से चलेंगी और साउथ पोल में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, तो तकरीबन तकरीबन सारी ही जाके ना ऐसे मर्ज हो जाती हैं। इनका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा एक लैटिट्यूड का दूसरे लैटिट्यूड के साथ में, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो कहां पे होता है, इक्वेटर पे। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर इन दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो मध्य दूरी होती है वो सबसे ज्यादा यहां पे होगी। ठीक है, ये आपको पता भी होगा क्योंकि हमने ये सर ने भी आपको ये चीज करवा रखी है। जब हम ऐसे करते हैं ना लॉन्गिट्यूड ऐसे निकालते हैं और इक्वेटर का ये, तो आप खुद ही देखो यहाँ यस पे सर। आके तो ये मिल ही गया। तो ये डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पे होता जाएगा और यहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा, फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ आपको याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो मैंने कल भी बताया था आपको, आपको याद रखने के लिए आपको इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 32 87 263 ऐसे करके याद रहेगा तो बहुत बढ़िया। देखो ये जो इंफॉर्मेशन है जरूरी नहीं है कि यूपीएससी के एग्जाम में आपके पास आए, हो सकता है कि आप लोग और भी एग्जाम्स दो, स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम, एसएससी वगैरह के एग्जाम, तो वहां पे भी ये इंफॉर्मेशन उतनी ही काम की है। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हम नहीं छोड़ सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो 32 87 263, ये याद रख लेना, ऐसे करके हिंदी में याद रखोगे अच्छा है, याद रह जाएगा। अगर किसी को पूरा याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगाऊं कि अगर मान लो एग्जाम में आ जाए आपके पास, क्योंकि देखो अभी ये उस टाइप के क्वेश्चन बनाने की आपके अंदर स्किल होनी चाहिए कि यूपीएससी कैसे पूछता है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे ये कर दिया 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का अप्रोक्सीमेट एरिया है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? मान लो मैंने लिखा 33 34 35 36, तो इसमें आंसर सही क्या होगा? 33 सर। 33 है ना, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट से वैल्यू निकालते हैं, हालांकि इतना है नहीं, इससे तो कम ही है इंडिया का, लेकिन जब हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली निकाली तो जो नेक्स्ट जो डिजिट होती है ना, नंबर होता है, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अगर वो 5 से बड़ा है तो। मैथ्स में आपने ये बेसिक रूल सीखे भी होंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? उसके बाद में देखो जो एरिया वाइज है इंडिया का, जो हमने ऊपर देखा ज्योग्राफिकल एरिया ये वाला, पूरी धरती को अगर हम 100 यूनिट माने तो उसके अंदर जो 2 यूनिट है, तकरीबन दो नहीं लगभग ढाई के आसपास मान लो, वो इंडिया आता है उतने एरिया पे। ठीक है, यानी पूरी धरती के ऊपर अगर 100 यूनिट को मान के चले हम तो उसमें से 2.43 की जो यूनिट है परसेंटेज की, उतना हमारा लैंड एरिया है इंडिया के पास में। ठीक है, अब जब बात करते हैं नेक्स्ट हम कि इंडिया एरिया वाइज, इंडिया का जो रैंक है वो पूरे वर्ल्ड में क्या है, तो वो है 7th रैंक। ठीक है, ये भी हम पहले डिस्कशन कर चुके थे। याद रखने के लिए देखो कई बार ना आपको कुछ चीजें पैसिवली भी याद करनी होती हैं। मान लो हमने बता दिया इंडिया ये है 7th रैंक पे, तो इससे ऊपर 6 कंट्री और हैं। ठीक है, याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, रिवर्स में चलो, ए बी सी, और ऊपर से आपको पता है सबसे बड़ा कौन है, रशिया। दूसरे नंबर पे, ये कलर दिख नहीं रहा ना, दूसरे नंबर पे कौन है, कनाडा। तीसरे नंबर पे है यूएसए। चौथे नंबर पे आपका चाइना। पांचवें नंबर पे आपका ब्राजील। और छठे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और सातवें नंबर पे आपका है इंडिया। जब आप इसको याद करोगे ना तो ऐसे कर सकते हो, रिवर्स में जब चलोगे तो ए बी सी चलेगा ऊपर की तरफ, और सबसे बड़ा आपको पता है रशिया है, फिर कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए का याद रख लेना, कनाडा सेकंड नंबर पे आता है एरिया वाइज। ठीक है, यूएसए थर्ड नंबर पे आता है, यूएसए के बाद में चाइना, चाइना के बाद में ब्राजील, ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, एंड सबसे इन इस रैंक में 7th नंबर पे फिर कौन सा आएगा, हमारा कंट्री इंडिया। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है सर मैं ये आप, हाँ जी, सर जैसे इंडिया 2.43 है इसका टोटल वर्ल्ड एरिया के हिसाब से, तो रशिया कितना है सर?
रशिया का जो टोटल एरिया है ना, अगर मैं इंडिया का बताऊं, ये है तकरीबन, ये कलर चेंज करता हूँ। जैसे इंडिया का है 33 लाख मान लो, चलो ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। तो ऐसे ही रशिया का है तकरीबन 170 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यानी कितना ज्यादा हो गया यहाँ से, अगर हम यहाँ से ही हिसाब लगा ले तो तकरीबन तकरीबन 5 और 6 के बीच में ही है। 5-6 टाइम्स, 5 to 6 टाइम्स इंडिया से ज्यादा। तो कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, 10 से 11% के बीच में है उसका एरिया। ठीक है, ठीक है साबिर। जी सर। एक चीज और ध्यान रखना, अपने आप को कभी भी इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन के नीचे मत दबा देना कि चीजें याद ही ना रहे। ठीक है, लाइट रखो अपने आप को। उसके बाद में पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, सेकंड लार्जेस्ट, ये हम कर चुके हैं लास्ट वाली क्लास में। और पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो हर 100 बंदों में से इंडिया के अंदर कितने बंदे आएंगे इंडिया के। अभी ये 2011 का आंकड़ा है। ठीक है, अगर काफी रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं 2021 का सेंसस अगर आएगा तो उसमें ये सारे ही चेंज हो जाएंगे पॉपुलेशन वाइज। जैसे इसमें तकरीबन तकरीबन हम 125 करोड़ के आसपास की बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन की, 1 अरब से ऊपर हो चुकी है। ठीक है, लेकिन ये 2011 का डेटा है। और 2021 का जो डेटा है, पिछले 10 साल में काफी ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो अभी जब भी डेटा आएगा, अभी तो हमारे पास में फैक्ट्स है नहीं, ओरिजिनल फैक्ट्स तो हम तब मानेंगे जब हमारा सेंसस आ जाएगा। ठीक है, तब तक हम यही मान के चलते हैं, और इसी इंफॉर्मेशन को आप याद भी रख लेना कि हर छठा आदमी इस धरती के ऊपर इंडियन है। ठीक है, आप इसको करोगे ना डिवाइड तो आपको पता चल जाएगा कि 17 6 तकरीबन इतना ही आता है। तो लगभग पूरी दुनिया में हर छठा आदमी एक इंडियन है, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला पॉइंट मैंने आपको करा दिया था, 82 डिग्री एंड हाफ जो है हमारा, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं, इसका यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है 82। अच्छा, एक चीज ये आपको पता होना चाहिए, 82 डिग्री एंड हाफ बोल दो या 82 डिग्री ऐसे हाफ बोल दो, जैसे ये वाला हटा के 82 एंड हाफ यहाँ पे डिग्री लगा दो, या 82 डिग्री 30 मिनट्स लगा दो। ये तीनों ही बराबर एक जैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिग्री के बाद में आता है मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। यहाँ पे कितने मिनट है? 30 मिनट। अगर हम 30 मिनट का देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा वैल्यू हमारी, जब हम इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 को हम कैसे लिख देंगे? 82 तो लिखा ही हुआ है, साथ में 1/2 लिख देंगे, या फिर इसको हम हाफ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो भी चीज लिखी हुई हो उसको आप ध्यान से देख लेना। वही आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री नहीं है, यहाँ पे दशमलव आएगा। ठीक है, यानी आपका डेसिमल आएगा बीच में, 82 एंड हाफ। यहाँ पे डिग्री आएगा। तो आपको ये एग्जाम में ध्यान से देखना है कि एग्जाम में 82 डिग्री और 5 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो गलत है, 82.5 डिग्री ये लिखा हुआ है तो सही है। ठीक है, ये फर्क आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में 82.5 डिग्री लिखा हुआ है तो सही है, 82 डिग्री 30 मिनट्स लिखा हुआ है तो सही है। ठीक है, ये चीज दिमाग में लगा लेना। इनमें गलत कौन सा हो जाएगा आपका? ये वाला आपका गलत है, बाकी सारे आपके सही हैं। ठीक है, ये समझ लेना, क्योंकि ये चीज बेसिक बेसिक है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। ये जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, इसको हम IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से भी। ये जो पास करता है इंडिया में, ये इलाहाबाद का, जिसका नाम चेंज करके प्रयागराज हो चुका है, उसके अंदर एक सिटी है नैनी, उसके अंदर से जाता है। यानी नैनी यहाँ पे एक जगह है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे जगह है नैनी, यहां से पास करती है इलाहाबाद या प्रयागराज, अभी तो प्रयागराज ही बोलोगे। तो इससे जाती है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप ये देखो, हमने इसी को ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में क्यों रखा? क्योंकि ये तकरीबन तकरीबन बीच में आता है। यहाँ पे देखो, इसको हम मानते हैं 68 डिग्री इधर, और लास्ट का जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है ये कितना है? 97 डिग्री। तो तकरीबन जब हम इन दोनों को करेंगे ना, लगभग लगभग, जैसे 68 में तकरीबन 15 के आसपास, और 82 में भी तकरीबन 15 जोड़ेंगे हम आगे तो हमारा 97 हो जाएगा। तो ये ना तकरीबन तकरीबन बीच से आता है, इसीलिए हमने इसको ना स्टैंडर्ड टाइमलाइन इसी को मेजर करते हैं, इसी को ही हम मानते हैं। हालांकि आपने सर ने भी आपको बताया होगा कि 1 डिग्री के ऊपर 4 मिनट का गैप आ जाता है आपका। जैसे ही लैटिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड का 1 डिग्री शिफ्ट होता है तो वहां पे 4 मिनट का टाइम का गैप आ जाता है। ठीक है, और वो भी वेरी करता है टाइम, क्योंकि आपको पता है ना कि जब हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे
तो जो हमारी दो लॉन्गिट्यूड हैं उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। और जब साउथ की तरफ आएंगे, इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो यहाँ पे इक्वेटर की तरफ आएंगे, तो ये दो लॉन्गिट्यूड हैं, इनका गैप बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा इक्वेटर की तरफ? जल्दी बताओ, शाबाश। जब हम जम्मू बढ़ता कश्मीर से जाएगा। कंपेयर करें और कन्याकुमारी से हम वो करें, और दोनों जगह पे अगर मान लो सेम ही लैटिट्यूड हो, मान लो एक है लैटिट्यूड जम्मू कश्मीर में, मान लिया लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूँ, सॉरी बार बार लैटिट्यूड निकल रहा है मुझसे, सॉरी। लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, अगर मान लो लॉन्गिट्यूड है यहाँ पे 70 से लेके 71 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है ईस्टर्न, ये है कश्मीर में, और यही 70 से 71 है साउथ में, यहाँ पे केरला तमिलनाडु के बीच में। तो मुझे ये बताओ, दोनों में टाइम का गैप किसमें ज्यादा होगा, सॉरी दोनों में डिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? सर जम्मू कश्मीर का। गलत शिवानी। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। रुको समझाता हूँ। आपको ये तो पता है, जो लॉन्गिट्यूड होती हैं वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं, है ना, ऐसे, ठीक है। यस सर। यस सर। अब मान लो ये दो लाइनें हैं, ये जम्मू कश्मीर में भी है, सेम लाइन नीचे आ रही है, और ये सेम वो है आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल ये 70 डिग्री ईस्ट है, ये 71 डिग्री ईस्ट है, यहाँ पे भी 70 डिग्री 71 डिग्री, है तो एक ही लॉन्गिट्यूड। आपको ये बताना है कि इस लाइन से लेके इस लाइन तक यहाँ पे साउथ में डिस्टेंस और नॉर्थ में डिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? लॉन्गिट्यूड सेम है, डिस्टेंस आपको बताना है साउथ किसका में ज्यादा होगा। साउथ में डिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है साबिर, रीजन बताओ क्यों होगा? सर इंडिया जो है सो मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ लाई करता है, तो साउदर्न की तरफ मतलब साउदर्न में जो डिस्टेंस होगा ना सर लॉन्गिट्यूड का वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो लॉन्गिट्यूड मतलब कि एक दूसरे जाकर के सिमट जाता है, सर नीचे आते हैं तो जैसे इंडिया बीच में है ना, तो दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस वहाँ ज्यादा होगा, फिर अगर वो लॉन्गिट्यूड नीचे आएगा ना सर, तो फिर वो लॉन्गिट्यूड एक दूसरे से सिमटते हुए जाकर के साउथ पोल में मिल जाएगा। मुझे आप लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। देखो, ये आपकी हो गई अर्थ, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री पे, और ये चलो हम सारी पैरेलल लाइनें मानते हैं, ठीक है। ये आपकी होगी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ वाली, जो हमारी स्टार्ट होती है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये आपका इंडिया का एक्सटेंशन आ गया, ठीक है। देन ये कलर लेते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। लॉन्गिट्यूड्स कैसे आते हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ टच होते हुए, ठीक है, यानी ये ऐसे टच होते हुए आते हैं। समझ में आई चीज? जी सर। ये आपके हो गए लॉन्गिट्यूड्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये अच्छा इंडिया का जो भी है हमारा, क्योंकि अगर मान लो ये 0 डिग्री का हम माने, तो इंडिया मान लो चलो यहाँ पे हमारा लाई करता है, ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया। आपको ये बताना है, जब इंडिया के अंदर, मान लो इंडिया का थोड़ा सा एक मैप भी बना के देख लेते हैं, चलो। अब आप ये समझो, यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है आपका, नॉर्थ पोल से कोई लाइन जा रही है, ऐसे गई, नॉर्थ पोल से लाइन आई है और ये दो लाइनें गई। अब इंडिया के अंदर एक इधर से आई, चलो ये आ गई, और ये ऐसे आ गई। आपको मुझे अब ये बताना है कि इन ये लाइन जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो दो लाइन है, इन दोनों का नंबर तो सेम ही है ना, यहाँ पे भी 70 है, यहाँ पे भी 70 है, ये मान लो 71 डिग्री ईस्ट है, ये भी 71 डिग्री ईस्ट है। तो आपको ये बताना है इसका इसका जो डिस्टेंस यहाँ पे है, और जो इसका इसका डिस्टेंस यहाँ पे है, दोनों में ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पे होगा और क्यों होगा? क्वेश्चन समझ गए आप लोग? जी सर। यस सर। कौन जवाब देगा? जल्दी जवाब दो, फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है। चलो मैं ही दे देता हूँ। जब हम इक्वेटर सर की बात करते हैं ना, क्योंकि मैंने, हाँ जी हाँ बताइए। सर, सर मतलब कि यस सर। सर जो लेटीट्यूड तो बीच से जाती है सर, लॉन्गिट्यूड जो है वो मतलब कि कर्नाटका और केरल से जाती है, तो इसीलिए बीच पे मतलब इस पे डिस्टेंस ज्यादा होगा। रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि सर मैं बोलूँ कुछ? ये, हाँ जी। सर
देखिए लॉन्गिट्यूडनल पे जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा वो होगा इक्वेटर पर, ठीक है ना। और इंडिया जो है गुड, इक्वेटर के ऊपर शिफ्ट करता है। और जो वेरी गुड, लॉन्गिट्यूड का दिस जो इज द लाइन आएगा आंसर। तो दिस इज ये द सर। आंसर। गुड साबिर, इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ क्योंकि सेशन खत्म होने वाला है। देखो, जब एक एक ही लाइन आ रही है ना, नॉर्थ टू साउथ, तो इक्वेटर की तरफ जाएगी ना, इधर इक्वेटर के ऊपर लाई कर रहा है यहाँ पे जस्ट पास में। और ये नॉर्थ पोल के साइड डायरेक्शन है। तो इधर जो डिस्टेंस होगा ना वो कम होगा। और जब हम नीचे की तरफ जाएंगे ना तो डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ता जाएगा इक्वेटर तक। और इक्वेटर पे जाने के बाद जब हम साउथ में जाएंगे तो फिर से जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में वो कम होता जाएगा। यानी नीचे की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस कम होता जाएगा। यहाँ पे हम इंडिया से नीचे की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों के डायरेक्शन इधर करेंगे तो। और यहाँ पे जब इक्वेटर से दूर जाएंगे तो डिस्टेंस कम होता जाएगा। ये चीज आप ध्यान रख लेना क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर पे डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। एक ट्रिवियल फैक्ट है, ये एग्जाम में आया हुआ है, किसी पीसीएस एग्जाम में देखा था कि डे एंड लाइट, सॉरी डे एंड नाइट, इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम गैप होता है ना, क्योंकि अगर हम बात करें एक ही लॉन्गिट्यूड के ऊपर, तो आपका जम्मू कश्मीर भी उसी लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है, आपका केरला भी उसी पे लाई करता है। लेकिन जो केरला है ना, यहाँ पे तकरीबन 5 घंटे का गैप होता है डे एंड लाइट के बीच में। ठीक है, और वहीं जम्मू कश्मीर में सिर्फ 45 मिनट का गैप मिलेगा। रीजन क्या होता है? क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड्स होती है ना, इनका इक्वेटर पे डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। एंड स्पेसिफिकली जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, उनको ऐसी इंफॉर्मेशन बिल्कुल स्ट्रिक्टली पता होनी चाहिए साइंटिफिकली। ठीक है शिवानी, अभी समझ में आया? यस सर। पक्का समझ में आ गया ना? क्योंकि आपका ये यस सर ऐसे सर। था कि ठीक है, गुड। नहीं बाकी सर, सबको मतलब समझ मुझे, में आया? यस सर, मुझे कुछ थोड़ा लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, बट ठीक है, दिया नहीं मैंने। ठीक है, अभी बिल्कुल क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो यानी यहाँ पे अगर सेम आपके लॉन्गिट्यूड होगा और यहाँ पे भी सेम होगा तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये एक चीज याद रख लेना। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो आपका 82.5 डिग्री है वो कहाँ से कहाँ तक पास करता है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था। अगर किसी बच्चे ने कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रखा तो आप देख लो। यूपी, क्योंकि देखो ये यहाँ से जा रही है, तो आपका सर कौन सा हो मैंने गया? यूपी हो जाए। किया है। ठीक है, गुड। छत्तीसगढ़ हो गया आपका, ये आपका ओडिशा हो गया, एंड ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। एक चीज याद रख लेना, कई बार ना एग्जामिनर फंसा देगा आपको, ये लिख देगा कि तेलंगाना भी आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, तेलंगाना में से भी लाइन गुजरती है, लेकिन तेलंगाना इधर रह जाता है। और जबकि आपकी ये आईएसटी इधर आती है। ठीक है, नंबर ऑफ जो स्टेट है उसमें देखो, यूपी पहला हो गया, छत्तीसगढ़ दूसरा हो गया, उड़ीसा तीसरा हो गया, आपका आंध्र प्रदेश चौथा हो गया। और ये थोड़ा सा ना यहाँ पे इसमें शायद ये मिस है, मैप में ये एमपी का भी आएगा। ठीक है, ये वाला एमपी का हिस्सा भी आएगा। तो आपका वो पांचवा हो गया, तो टोटल 5 स्टेट आएंगे आपके। ये याद रख लेना। यही मैं आपको, निर्जला है क्या क्लास में अभी? ये माइक किसका ऑन है? विशाल माइक ऑफ करो। इसीलिए मैंने बोला था कि जो 5 जो स्टेट है ना वो आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से गुजरते हैं, या फिर आपका जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है इंडिया का, वहां से। कितने स्टेट? 5। याद रखना है आपको, यूपी एमपी। दो तो आपके यूपी और एमपी हो गए। देन एमपी से ही निकल के क्या बना है आपका? छत्तीसगढ़। देन छत्तीसगढ़ के नीचे क्या है आपका? उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे आपका क्या है? आंध्र प्रदेश। देखा जाए तो एपी, ये 3 हो गए, यूपी एमपी एपी। ठीक है, देन छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा। ये याद रख लेना। देन उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं? मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा भी था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बता भी देता हूँ। ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे आपका आईएसटी, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का ऐसे करके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है कोरिया, हमारा खुद का भी एक कोरिया है, देख लो। ठीक है, और अगर आपको ध्यान होगा तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक इंडिया का टाइगर रिजर्व बना है नया। उसका कोई नाम बता सकता है? पहले वो नेशनल पार्क भी था, और वो आपका इस बॉर्डर एरिया के ऊपर ही है। यानी आपका थोड़ा सा एमपी का रीजन आता है, और इधर छत्तीसगढ़ का रीजन आता है। छत्तीसगढ़ के अंदर कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? तो इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? क्या बता, सारे बच्चे चुप हैं?
आप एक लोग एक बात बताओ, जो ग्रुप के अंदर आप लोगों के साथ में मैप शेयर किए जाते हैं, आप लोग उनको पढ़ते हो क्या कंटेंट को? एक तो आप लोगों के पास हम ज्यादा कंटेंट नहीं भेजते हैं, रीजन क्योंकि हमें पता है वो ज्यादा कंटेंट भेजा जाना डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसलिए हमने नोट्स और बुक्स के लिए अलग से ग्रुप बना रखा है, ताकि वहां पे आपके पास में सारी चीजें उधर रहें। यहाँ पे तो हम बहुत लिमिटेड चीजें शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में, न्यूज़पेपर हो गया, आर्टिकल हो गया कोई। तो आप उन चीजों को पढ़ते हो क्या? सीरियसली बताओ, कौन बच्चा पढ़ता है? 100% छोड़ो, 60% कौन बच्चा उस इंफॉर्मेशन को पढ़ता है जो भी शेयर की जाती है आप लोगों के साथ? सर मैं पढ़ती हूँ। तो उस 60% में क्या मैप नहीं आते? तो सर मतलब मैंने क्वेश्चन सुना नहीं था, आपने क्या बोला अभी सर, नेटवर्क थोड़ा सा। ओके, ये बताओ, इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं? इंडिया में सर 105। टाइगर रिजर्व्स इतने हैं? एक मैप शेयर किया गया था ग्रुप पे, उसके अंदर हर एक टाइगर रिजर्व की लोकेशन दे रखी थी। जितने भी आपके रामसर वेटलैंड साइट्स हैं वो भी सारे मैप आपके साथ में शेयर किए गए हैं। नेशनल पार्क वाले शेयर किए गए हैं आपके साथ मैप। बाकायदा वहां पे हमने हाईलाइट करके लिखा भी हुआ, और एक रिसेंट में एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल भी आप लोगों के साथ में शेयर किया गया था, जहां पे एक लेटेस्ट टाइगर रिजर्व के बारे में बात की गई है। तो ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो आप ग्रुप से निकालो पढ़ने के लिए, आपके काम की ही इंफॉर्मेशन है। एस्पिरेंट हो आप, सीरियस एस्पिरेंट बन जाओ, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन जहां से मिले ना आप लोगों को, तो ऐसा होना चाहिए एकदम कि जहां से जो इंफॉर्मेशन मिले उसको ग्रास्प कर लो, डाइजेस्ट कर लो। ठीक है? उसका नाम है यहाँ पे, जो इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ में जहां पे मैच होता है वहां पे आता है, उसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है? ये नाम याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका होमवर्क लिख लो। नेशनल पार्क टोटल इंडिया में कितने हैं? सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के अंदर नेशनल पार्क है? ठीक है? या तो आप यूट्यूब पे जब वीडियो देखो, आप उस पे कमेंट सेक्शन में कर देना। ठीक है? जो भी बच्चे जो क्लास नहीं लगा रहे हैं और जो इसको यूट्यूब पे देखेंगे, उनको ग्रुप पे ना भेजने के बजाय यहाँ पे आप मैसेज कर देना, ठीक है, यूट्यूब के नीचे ही। और बाकी के बच्चे जो यहाँ पे क्लास लगा रहे हैं लाइव, उनका जवाब आज सोने से पहले आ जाना चाहिए कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं, और कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पे मैक्सिमम टाइगर्स मिलते हैं। कौन सा स्टेट है जिसके अंदर मैक्सिमम टाइगर्स की पॉपुलेशन है। कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पे जीरो टाइगर है। ठीक है? दोबारा से मैं बता देता हूं, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स मिलते हैं। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स मिलते हैं। ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। और ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पे कोई भी टाइगर नहीं है। ठीक है? टोटल पॉपुलेशन भी बतानी है आपको कि टाइगर्स की पॉपुलेशन कितनी है टोटल। तो ये सारे आपके 5 क्वेश्चन हो गए शायद। ये आपका होमवर्क है, ये करना है आपको, काफी इजी है, एक ही स्लाइड में हो जाएगा आपका। चलो, उसके बाद में यहाँ पे आप देखो, ये आपने देख लिया 82 डिग्री का, देख लिया आईएसटी वाला जिसको बोलते हैं। ये दोनों मिलते कहाँ पे हैं? कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसके अंदर मैंने बता दिया कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व मिलता है। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है ये 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच टाइम से। यानी 0 डिग्री में जब हम 5.5 घंटा जोड़ेंगे ना, तब इंडिया का स्टैंडर्ड टाइमलाइन आ जाता है। ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तभी हम देखते हैं ना, कई बार जैसे मैच देखते हैं तो वहां पे कई बार टाइम के आगे जैसे कि 10 ऐसे करके जीएमटी लिखा होगा। अगर मान लो 10 GMT लिखा है और आपसे ये पूछ ले कि इसको आईएसटी में कन्वर्ट करो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, तो आप क्या करोगे? इसके अंदर 5 घंटे 30 मिनट ऐड कर दोगे। जब ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा ये? 15:30। ठीक है? आईएसटी, इसका क्या मतलब हुआ? 15:30 का मतलब हो गया कि 3:30 PM। ठीक है? वो यहां पे अगर जीएमटी लिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच के अंदर ये है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं लिखूं 1 GMT, इसको आपको आईएसटी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? 1 GMT में आप 5.5 घंटे ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 6:30। आगे क्या लिख दोगे? आईएसटी। ये चीज याद रखना, यूपीएससी पहले से क्वेश्चन पूछती थी, स्टेट पीसीएस ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक आपसे सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन का जवाब देना। मैं लिख रहा हूं यहां पे 12:30 GMT।
इसको आईएसटी में कन्वर्ट करो फटाफट। जो भी पहले बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। 6 PM। आधा आंसर है हेमेंद्र। 6 IST। ये सर 6 PM ये सर IST। गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हेमेंद्र जवाब नहीं देगा। साबिर आप बताओ, 2 GMT कन्वर्ट करो आईएसटी में। 7:30 आगे। 7:30 IST। गुड, पूरा जवाब दिया करो। शोभा आप बताओ, 3 GMT कन्वर्ट करो आईएसटी में। 8:30 IST। गुड। श्वेता क्लास में नहीं है क्या आज? एक बार तो क्लास में आई थी वो। चलो ठीक है। सर दादी की तबीयत खराब उसकी। ओके ओके ओके। चलो एक ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट सोल्व करो। नहीं सर, डी चलो ही है। चलो ठीक है, गुड, आंसर डी है। एक यहाँ पे थोड़ी सी चीज मैं समझा देता हूं। ये सर अरुणाचल आपका, प्रदेश है। हाँ ये अरुणाचल प्रदेश ही है, मैंने आपको करवाया भी था। कौन सा गांव है यहाँ हाँ पे? सर। सर की कौन सा बूथी गांव? सर। हाँ ये की वो बिथू। और वो ठीक है ठीक है। गुहिर माथा इसमें गुजरात हाँ में। गुहिर माथा, ठीक है। नदन मोस्ट कौन सा है? इंदिरा सर पॉल। नदरमोज इंदिरा पॉल। नहीं, इंदिरा इंद्रापुर है। कोल। गुड। और यहाँ पे सदर्न मोस्ट? इंदिरा कन्याकुमारी। पॉइंट। कन्याकुमारी, गुड। यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। मेन लैंड का अगर आता है तो कन्याकुमारी, इंडिया का ही सदर्न मोस्ट आता है तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं कुछ फैक्ट्स। ये देखो, यहां से क्वेश्चन ना काफी बार ना यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लो एक बंदा है वो आसाम से चला और आसाम से उसको आना था केरला में। तो क्वेश्चन यूपीएससी ने ये पूछा कि आपको ये बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स बीच में ये पार करेगा आने के लिए। आसाम यहाँ पे और यहाँ पे आना केरला में। आपको ये बताना है कि कम से कम कितने स्टेट से पार करना पड़ेगा उसको। अगर कम से कम स्टेट से आना होगा तो कितने स्टेट होंगे? कम सर से कम 4 राज्य। स्टेट कम से कम। 4? कम से कम 4 स्टेट सर। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कर्नाटक और ये। तो आपका हाँ एक तो चलो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट, दो, ठीक है। अब एक से लेकर दो तक जाना है। एक, दो, तीन, चार और एक ये खुद, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी स्लाइड। ये सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दो। सर डी ऑप्शन। चलो रोहित का डी है, लॉक कर दिया। बाकी बच्चे बताओ। सब ए। ए आ गया, डी आ गया, शिवानी का, विशाल का भी आ गया, ठीक है डी। और सॉरी सर, ए नहीं होगा, गलत है मैंने। साबिर का भी डी है। सर मेरा इतना कट करिए, ए नहीं जल्दबाजी होगा। में, जल्दबाजी में आंसर क्यों दिया है आपने? ये देखो सेम वही मैप है, ठीक है। एक ना मैप देखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना आप लोग। जब भी मैप देखो तो आपको ये देखना है कि अगर कोई भी स्टेट है तो वो कहाँ कहाँ पे बाउंड्री अपनी टच कर रहा है। देखो इधर आंध्र प्रदेश से कर रहा है, कर्नाटका से कर रहा है, महाराष्ट्र से कर रहा है, छत्तीसगढ़ से कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा की बाउंड्री कहाँ का टच हो रही है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। और इधर आपका आंध्र प्रदेश। क्या उड़ीसा तेलंगाना मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ मिल पे रहा इसके मैप के, ठीक है, वैसे भी नहीं मिलता क्योंकि छत्तीसगढ़ आ जाता है इधर, ठीक है। है। तो आपको ऐसे थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, करना है। क्वेश्चन आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन आप एक बार देख लोगे ना ऐसे इंफॉर्मेशन तो आपके दिमाग में रहेगी
जैसे कि मान लो मैं ये पूछूं, एक ऐसे वेग से स्टेटमेंट दे दूं कि बताओ, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आसाम नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू या फॉल्स है? जल्दी। आसाम नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट के साथ में अपनी ट्रू बाउंड्री शेयर करता है। ट्रू है। यस सर, ट्रू है सही है। सर। गुड गुड। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आपको उन पे ध्यान देना है। अभी जैसे मान लो मैं कह दूं दिल्ली इंडिया के कैपिटल है, बताओ कितने स्टेट्स के साथ में इसकी बाउंड्री मिलती है? तो सीधी सी बात है, दो डायरेक्शन में है, एक तरफ यूपी है, दूसरी तरफ हरियाणा। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले गोवा कितने के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है? तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडिया के अंदर लैंड लॉक्ड स्टेट्स कितने हैं? लैंडलॉक्ड स्टेट्स वो होते हैं जो अपनी पानी के साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करते, ठीक है? मान लो जैसे उड़ीसा है, पानी के साथ में शेयर कर रहा है, वेस्ट बंगाल कर रहा है, ठीक है? तो लैंडलॉक में अगर बात करेंगे तो आपका तेलंगाना आ जाएगा, ये बीच वाले सारे स्टेट आ जाएंगे आपके, ठीक है? चलो, अब चलते हैं आगे। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से जाता है। ये इसकी ट्रिक, साबिर आपने क्या ट्रिक बनाई थी इसकी? सर इसका ट्रिक था मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, गुड। त्रिपुरा मित्र पर से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान हम्म। पर गमछा मतलब गा से हो जाएगा गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, गमछा से छत्तीसगढ़, गमछा झा से झारखंड का रांची से गिरता है। ठीक है, झा सर झारखंड हो गया, छ सर से छत्तीसगढ़ हो गया, म से मध्य प्रदेश, ये चलो छत्तीसगढ़ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? ग से गुजरात, पर से प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, मी से मिजोरम, और त्र से त्रिपुरा। यही है सर जी मैं सर, पूछ सकती झारखंड हूँ? में रा से रांची हो जाएगा। जी सर। हाँ हाँ, शोभा क्या झारखंड कह में रहे हो आप? बोलो बोलो। सर मैं ये बोल रही थी कि इसको मैपिंग के अनुसार याद करना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कभी आरोही या आरोही, सॉरी, क्या कहते हैं उसको, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऐसे पॉइंट असेंडिंग। आपका बिल्कुल यस डिसेंडिंग थोड़ा पूछ असेंडिंग तो नहीं, दीजिए। लेकिन जो अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जितने क्वेश्चन आए हुए ना, वो मैं भी आपके साथ में अलाइन कर देता हूँ, आपको पता भी चल जाएगी कैसे। बाकी आपकी बात सही है, आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट टू वेस्ट अगर आपसे पूछ सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट पूछ सकते हैं, ठीक है? तो वो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, इंडिया को दो टाइप के जोन में डिवाइड करता है, एक बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, एक होता है सब ट्रॉपिकल जोन। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूं ट्रॉपिकल जोन, उसका मतलब आप लोगों को पता है तो बताओ, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। दूसरा है सब ट्रॉपिकल जोन। जैसे ये बीच से जा रही है, तो कौन सा ट्रॉपिकल जोन में आएगा, कौन सा सब ट्रॉपिकल जोन में आएगा? दो जोन हो गए ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ट्रॉपिकल का क्या मतलब सर समझते हो आप नीचे। लोग? मान सर लो। ट्रॉपिकल का मतलब है कि हाँ हाँ, साबिर बोलो। सर 0 डिग्री से 23 हाफ के बीच वाले एरिया को ट्रॉपिकल बोल सकते हैं। बिल्कुल सही। सर नीचे का उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा और ऊपर का क्या उसको कहते हैं, ये शीतोष्ण। पूरी अर्थ के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दो लाइनें होती हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ पे। इनके बीच वाला जो रीजन है उसको तो बोलते हैं ट्रॉपिकल। जो आपका पोल के पास में है यहाँ पे, नॉर्थ पोल वाला और साउथ पोल वाला, इसको बोलते हैं पोलर, ठीक है? कहने का मतलब अगर मैं बताऊं, 0 से लेके 23 हाफ तक आपका रहेगा ट्रॉपिकल, 23.5 से लेके 45 डिग्री तक सब ट्रॉपिकल, 45 से लेके 60 डिग्री तक आपका टेम्परेट, 60 से लेके 90 डिग्री तक आपका पोलर। इसका अगर हिंदी में कहा जाए तो उष्ण, ये फिर सम शीतोष्ण, ये शीत कटिबंध, और इसको बोल देंगे हम ध्रुवीय, ठीक है? ये याद रख लेना, ठीक है? मतलब ये वाली लाइन आप समझिए होगा ना, जैसे मान लो 0 से चलते हैं तो 23.5, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, एंड देन पूरा ऊपर 90 डिग्री, ऐसे डिवाइडेड है। समझ गए? जी सर। यस सर।
इसको शीतोष्ण बोल दो, शीतोष्ण नहीं बोलते हैं, समशीतोष्ण नहीं, समशीतोष्ण इसलिए क्योंकि सम का मतलब होता है समान। भारत के लिए बोला जाता है समशीतोष्ण, क्योंकि एक समान जैसा ही रहता है। बोला जाता है इसका शीत और उष्ण का मिला के शीतोष्ण। ये हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं मैं, ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है यहां तक? यस कोई डाउट सर। है किसी सर को? जी सर। नहीं सर। जी। सर जैसे हाँ आप अभी कुछ वो मैंने, बॉर्डर, यस सर। सर जो हम्म, अभी आप बॉर्डर कंट्रीज करवा रहे थे ना, वैसे ही मतलब ग्रुप पे क्विज डाल दिया करिए, थोड़ा हम लोग का रिवीजन भी हो जाया करे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, करिए स्टार्ट। तो यूपीएससी का क्वेश्चन है। सर मुझे पता हम्म। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। है सर। सर मैं बोल पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो ही नहीं सकता? सर डी। सी और डी। सी। सी नहीं हो सकता, सी तो बिल्कुल नहीं हो हाँ सकता सर। बिल्कुल, बिल्कुल रोहित, क्यों नहीं हो सकता रोहित? सर 8 वो है सर स्टेट सर, इसमें 7 बता रहा है सर, मतलब 2 वेरी एंड 5। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आप लोगों का ना, कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, तो सबसे पहले ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो हो ही नहीं सकता आंसर, उसको काटा मार दो। ठीक है, ये ट्रिक यूपीएससी में बहुत काम आती है कि जिसके बारे में आपको ये पता है कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, आपका ये लगा लो 25% आपका हेडेक खत्म। बाकी के 3 ऑप्शन बच जाते हैं, वहां पे दिमाग लगाओ। अब बताओ आंसर क्या होगा? सी नहीं हो सकता, वेरी गुड। अब बताओ बाकी में ए बी और डी में क्या हो सकता है? यही लग रहा है मेरे को तो। दिमाग लगाओ, अभी डी। मैंने आपको बताया है, लैंड लॉक और कोस्टल का बताया मैंने अभी, तो आराम से बताओ, सोचो। सर आंसर बी चलो मैं हो सकते हैं। कॉल बी। कर लेता हूं। बी पे कौन कौन बोल रहे हैं? मैं। शोभा। सर मैं ए बोल रहा हूँ सर मैं। रोहित का ये हो गया, ठीक है। बी पे कौन कौन? सर शोभा, साबिर। शोभा। शोभा साबिर, ठीक है। श्वेता, श्वेता कह रहा हूं, शिवानी। अंतिम, हेमेंद्र, स्वाति, सर बी। ठीक है। अंतिम, यस सर। क्या आंसर होगा? सर बी। अब बता दो मुझे, अंतिम आप ही बताओ, बी कैसे होगा? सर जो रेखा गुजरती है वो भारत के अंदर से और उसके तटीय और सलमार्गों से गुजरती है, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, हम्म। झारखंड, बांग्लादेश, यहाँ से होकर इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये टोटल राज्य आपने ये जो बोला कि दो, दो क्या है, छह क्या है, ये बता दो मुझे। दो कौन से हैं और छह कौन से हैं? नाम बताओ मुझे स्टेट्स के, जिन पे दो, आप दो और छह में डिवाइड किया है ना आपने, तो दो की तरफ कौन से स्टेट्स हैं, छह में कौन से हैं? दो की तरफ तो गुजरात है और पश्चिमी बंगाल है, और छह की तरफ एक मध्य प्रदेश, झारखंड और मेघालय। मेघालय? वो मेघालय में क्या मणिपुर। जाति भी? मणि मणिपुर। मणिपुर? मणिपुर तो हमने नाम ही नहीं लिया। अभी जो ट्रिक थी वो क्या थी? ये मैं ट्रिक लिख देता हूं, इससे आप देख लो अभी। मिजोरम, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट के हो गए। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये ट्रिक कभी मत भूलना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है यूपीएससी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। मैंने तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपका मिजोरम और त्रिपुरा रहेगा, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड रहेंगे। जो कैपिटल झारखंड की, रांची, वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही लाई करती है। ये चीज आपको पॉइंट याद रखना है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यहां तक क्लियर है? जी सर क्लियर। ठीक है।
हेमेंद्र, आपको ये ट्रिक दोबारा से देखनी थी, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, और इससे फिर आगे मूव ऑन करते हैं। आपको मैं एक बार मैप दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। सही आंसर रॉन्ग है मेरा। आपका गलत है। देखो, अभी मैं आपको जो क्वेश्चन है ना उसका समझाता हूँ एसेंस क्या है। गुजरात हो गया, ये कोस्टल हो गया। वेस्ट बंगाल हो गया, ये कोस्टल हो गया। ठीक है। अरे यार, ये मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है। देन बाकी के सारे स्टेट आपके लैंडलॉक हैं। आपका राजस्थान लैंडलॉक हो गया, एक। एमपी, दो। छत्तीसगढ़, तीन। झारखंड, चार। त्रिपुरा तो बिल्कुल ही इसके अंदर है। ठीक है, पांच। और मिजोरम, छह। क्योंकि आपका जो बांग्लादेश है ना वो आता है ऐसे करके, क्योंकि पानी के साथ में यहाँ पे बांग्लादेश की बाउंड्री मिलती है, मिजोरम की नहीं। मिजोरम तो बिल्कुल इधर बांग्लादेश है, इधर आपका म्यांमार है, उनसे टच होके और एक लैंडलॉक स्टेट बन जाता है मिजोरम। इसलिए आपका ये छह स्टेट तो हो गए आपके लैंडलॉक्ड, या फिर जिनको हिंदी में कह दो स्थलबद्ध राज्य। और बाकी के दो हो गए तटीय। दो में तटीय कौन से हो गए? गुजरात और आपका वेस्ट बंगाल, जो कि अंतिम ने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, रोहित समझ में आया अभी? हाँ सर, मैं क्या उससे कंफ्यूज हो गया था अपने बांग्लादेश से। मेरे को लगा कि उससे अपना उसका बॉर्डर लगता है तो उससे कोस्टल लाइन शेयर नहीं करता होगा। ठीक है, ठीक है, अभी क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। दो क्वेश्चन है, दोनों का जवाब दो फटाफट। और चलो आपके सामने मैं मैप भी लगा देता हूँ, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। सर सर पहले का सेकंड बी, बी। पहले का बी और सेकंड का ए। सर और मेरा किसी का कोई सेकंड का जवाब? बी है। पहले का रोहित का है, ये है ना? हाँ, और सेकंड का ए। ठीक है, और कोई, किसी का कोई दूसरा आंसर हो? सर मेरा सेकंड का बी है। हम्म। सर मेरा भी सेकंड का बी है। ग्रुप पे मैसेज क्या है? अच्छा, अभी किसी का नहीं है, ठीक है। सर मेरा भी सेकंड का भी है। शिवानी, आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो? दिमाग नहीं चल रहा है क्या? शायद सर। बताओ, आंसर देने की ट्राई करो। देखो, सर हमने पहला अभी का तो देखा बी है। अभी। हम्म। यस सर। हाँ आप सर, एक आप बात बोल रहे थे बताओ, कुछ। ये है सर जोधपुर, कोलकाता और जोधपुर में। ये है कोलकाता, और यहां से आपकी जाती है। सर कोलकाता। अब बताओ, मैं सारे सिटी मार्क कर देता हूं। ये रहा आपका दिल्ली, ठीक है। सर अब तो और ये कोलकाता रहा है। आपका नागपुर। नागपुर इधर, ये रहा। आंसर पहले का क्या हो जाएगा अब? सी। 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 दूसरे में बता देता हूं। ये है आपका बेंगलोर, और ये है आपका चेन्नई। दोनों के दोनों यूपीएससी के क्वेश्चन हैं। अब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आप एक चीज देखो कितना आप इस पे करोगे, है ना? दिमाग, मतलब पेपर में दिमाग नहीं लगता एग्जामिनेशन हॉल में। अगर किसी को ये नहीं पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। आंसर इसका बेंगलोर है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपसे यूपीएससी ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछ लेता है सर जिसके मैं पहले बारे में वाला हवा तक नहीं क्वेश्चन आती। सर पहला वाला क्वेश्चन में तो चाहे कंफ्यूज हो जाएगा मतलब। ये क्या क्वेश्चन है रोहित? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से जाती है ना यहाँ से, तो जोधपुर तो सर काफी जाते तो ऊपर रह गया। नहीं सर, इतना सोच नहीं पाया ना मतलब। राजस्थान से जाता है हाँ, तो नहीं आंसर सोच तो पाते, जोधपुर। नहीं सोच पाते एग्जाम में। इवन एग्जाम में तो नागपुर भी नजदीक लगेगा। ठीक है। तो एग्जाम में यही होता है, इसी को आपको हैंडल करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब समझ में आ गया दोनों 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 क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे? यस सर। जी सर। सबको? शिवानी? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है टेरिटरी। ये स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, इसको ठीक करेंगे। जो इंडिया का जो टेरिटरी है ना, उसके बारे में है। टेरिटरी की डेफिनेशन क्या होती है भाई? एक ऐसा पहली बात तो एक लैंड होना चाहिए, एरिया। जैसे ही इंडिया का ये पूरा हम जो भी काउंट करते हैं, ये हम इंडिया के टेरिटरी के अंदर ही काउंट करते हैं, इंक्लूडिंग आपका अंडमान एंड निकोबार वाला, ठीक है। दूसरा, इस पूरे एरिया के अंदर मतलब सिर्फ ये जमीन जमीन ही नहीं, लैंड लैंड ही नहीं, अगर पानी वाटर बॉडी काउंट करती है तो सी रूट। ऊपर वाला, इसके ऊपर से अगर मान लो यहां से कोई हवाई जहाज उड़ के ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर वाला स्पेस भी हमारा है, ठीक है, ये स्पेस भी। और उसके अलावा उसके अंदर रहने वाले लोग, जगह, स्पेस, पानी का अगर कोई भी सी बाउंड्री बनता है वो, तो ये सारी चीजें आपकी किसमें काउंट हो जाती हैं? टेरिटोरियल रीजन के अंदर, ठीक है। अब टेरिटरी के अंदर जब हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, काफी सारे बच्चों ने, अभी अगर वो डिटेल में करेंगे तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। टेरिटरी को हम दो तीन चीजों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी, एक होता है आपका इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। पॉलिटिकल टेरिटरी भी कह दो, ये भी आपका काउंट होता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो आपके काम की है। इकोनॉमी में हम ये पढ़ेंगे। एक मेरा बस आप लोगों से होमवर्क रहेगा, आप लोगों को ये बताना है, सेज के बारे में सुना है सबने? यस सर। स्पेशल जी सर। इकोनॉमिक जोन, जॉन। इसके बारे में पढ़ के आना है आपको, ठीक है। ये जब भी सेशन होगा उस टाइम पे मैं पूछूंगा किसके बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा है। थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूं। एक, किसी भी जगह पे कोई भी टेरिटरी होगी, मान लो ये कोई लोकेशन है, इंडियन गवर्नमेंट बोल देगी कि भाई हाँ, आप लोग यहाँ पे, किसी भी कंट्री को बोल देगा कि आप लोग यहाँ पे अपनी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडस्ट्री, कुछ भी आपको सर्विस स्टेशन या कुछ भी बनाना है, आप बना सकते हो इस टेरिटरी में। और हम उसको सेज की कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। जब भी हमने किसी भी टेरिटोरियल बाउंड्री को सेज के अंदर डाला, उसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे इंडिया का टेरिटरी, ये इंडिया के अंदर जरूर रहेगी, लेकिन ये कहलाएगी क्या? आपका इंटरनेशनल राइट्स होंगे इसके ऊपर पूरे। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इनको जाके अंदर कुछ भी रेड वेड वगैरह नहीं डाल सकती। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा वो आपके जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसको हम इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आइटम्स वगैरह का इंटरनली अगर सेज के अंदर ही ट्रांसपोर्ट अगर होता है उसका, तो हम उसके ऊपर टैक्स चार्ज भी नहीं कर सकते जीएसटी के अंदर, ठीक है। अगर सेज वाली जगह से बाहर अगर किसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर वो आता है, तो वहां पे हम जीएसटी लगा देंगे। लेकिन अगर उसी सेज के अंदर अगर वो चीज घूम रही है तो नहीं लगा सकते। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई एशिया का जो पहला सेज है वो कहाँ पे आया था? तो वो आंसर रहेगा आपका इंडिया। लेकिन इंडिया में कहाँ? तो वो जगह रहेगी आपकी कांडला में, ठीक है। ये ऐसे छोटी छोटी कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होने चाहिए। एंड इस टाइप के जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना, जो यहाँ पे एक्चुअली एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ पे, लेकिन इंटरव्यू में कई बार क्या होता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऐसे जो ट्रिवियल फैक्ट्स होते हैं। तो आपके पास में जितने भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो इस टाइप की, जितने ज्यादा आप स्टोर कर पाओ वो करो, काम की भी रहती है। आंसर भी आप कभी फ्रेम करते हो तो वहां पे भी आपके काम में आती है, ठीक है। तो सर, सेज के बारे में पढ़ के आना। कंट्री और हम्म। सर कंट्री और टेरिटरी में कोई डिफरेंस है कि दोनों सेम ही है मतलब? कंट्री तो कंट्री हो गया ना, उसकी की कंट्री की ही टेरिटरी होती है। टेरिटरी का मतलब क्या होता है? सीमा क्षेत्र। टेरिटरी एक अलग वर्ड है, ठीक है। टेरिटरी एक आपकी, मैं कहूं जैसे कि दिल्ली बोल दिया तो दिल्ली की टेरिटरी होती है, यानी ये जो अगर बाउंड्री हो गई तो ये दिल्ली की टेरिटरी हो जाएगी, जिसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे, ठीक है। तो टेरिटरी का मीनिंग क्या होता है? सीमा क्षेत्र। यानी इस बाउंड्री के अंदर जो रहेगा ये इंडियन टेरिटरी हो गई, इस बाउंड्री के अंदर जो रहेगा ये एमपी की टेरिटरी हो गई, ठीक है। यहां पे अगर कोई भी हो गया तो वो कोलकाता की टेरिटरी हो गई, यहां पे हो जाएगा तो दिल्ली की टेरिटरी हो गई। तो कंट्री और टेरिटरी में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ओके सर। एक चीज, ये वाली चीज मैं वैसे आपको डिटेल में बताना चाहता था, इसके लिए अभी टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा ये समझ लो। ये है वेस्टर्न कोस्ट और ये आपका ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। कोस्ट होता है ये वाला पानी के साथ में जो बाउंड्री बना है। दो चीज याद रख ले। देखो, इस पे मैं एक चीज बता रहा था आप लोगों को कि ये है आपका वेस्टर्न कोस्ट, ये है आपका ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। एग्जाम में ना आपसे कई बार क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लेते हैं कि आपको एक इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी टेरिटोरियल रीजन आता है।
कोस्टल एरिया को हम अगर जब डिवाइड करते हैं ना, आपको ये पता होगा यहाँ पे ना गुजरात को ऐसे ऐसे दो पार्ट है ना। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये आप साथ में नोट डाउन करते चलो, इसको बोलते हैं कच्छ रीजन। या ये जो कोस्ट है ना पूरा इतना अंदर तक, कच्छ वाला रीजन आता है, कच्छ कोस्ट। क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है यहां तक, इसको बोला जाता है काठियावाड़, काठियावाड़ रीजन। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई जो काठियावाड़ जो रीजन है वहां पे अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं, ठीक है। भुज वाला जो एरिया सुना होगा आपने। यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछ लेंगे, यहाँ पे आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई अरेबियन सी के अंदर जो साइक्लोन आते हैं वो इस वाले रीजन पे अटैक, मतलब यहाँ पे आके लैंड के साथ में आके कोलाइड करते हैं, तो उसके बारे में पूछ लेंगे आपसे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कच्छ काठियावाड़ का रीजन है कहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपका पूरा का पूरा महाराष्ट्र, ये वाला जो रीजन रहता है महाराष्ट्र तकरीबन कर्नाटका तक, इधर ये वाला रीजन आपका आ जाता है कोंकण, ठीक है। कोंकण कोस्ट बोलते हैं इसको, यानी तीनों, कच्छ, काठियावाड़ एंड कोंकण, के आ गया। देन केरला वाला जो रीजन है ये, इसको बोलते हैं मालाबार रीजन, मालाबार रीजन, ठीक है। ऐसे ही जब हम इधर आएंगे, उड़ीसा वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं उत्कल कोस्ट, ठीक है। हमने हमारा जो राष्ट्रगान है ना उसमें भी सुना होगा ना, उत्कल बंग विधाता ऐसे करके, तो उत्कल उत्तराखंड के लिए, सॉरी उड़ीसा के लिए यूज किया जाता है। देन ये वाला जो रीजन है आपका आंध्र प्रदेश वाला, इसको बोलते हैं नर्दर्न सरकार कोस्ट, ठीक है। नर्दर्न सरकार कोस्ट या फिर उत्तरी सरकार तट, हिंदी में जो लिखोगे ना तो इसी का ही कन्वर्ट कर लेना, उत्तरी सरकार ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद में जो नीचे वाला जो तमिलनाडु वाला जो रीजन है, यहां से लेके यहां तक, इस वाले रीजन को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। अब यूपीएससी सीधा यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है कि कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर बारिश होती है, उसके पीछे रीजन क्या है। मालाबार रीजन पे बारिश होती है, उसके पीछे रीजन क्या है, ऐसे करके नाम देके रीजन वाइज यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपको ये पता होना चाहिए कोरोमंडल का अगर नाम आया है तो वो कहाँ पे है, काठियावाड़ है तो वो कहाँ पे है, कोंकण किधर है, मालाबार किधर है, उत्कल कोस्ट किधर है, नदन सरकार किधर है, ठीक है। यहाँ पे जो काम की चीज मैं इस मैप के थ्रू आपको बताना चाह रहा था वो ये है, आप लोग ये देख पा रहे होगे, ये एकदम नीचे यहाँ पे देखो, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये पूरा दिख रहा है चारों तरफ, यहाँ पे भी देखो ये ऊपर उठा हुआ रीजन। ये कर क्या रखा, आप ऐसे समझो कि जो इंडियन ओशन का पानी है उस पानी को निकाल दो। पानी को इमेजिन मत करो, ये सोचो कि अब पानी है ही नहीं। आपको ये पता है अगर कहीं पे पानी अगर भरा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे कोई गहरा गड्ढा है तभी वहां पे पानी है। अगर गड्ढा नहीं होता तो पानी का फ्लो दूसरे डायरेक्शन में चला जाता, और पानी का फ्लो हमेशा जो डाउनवर्ड साइड जो होती है ना उसी तरफ ही रहता है, ठीक है। इवन आपने देखा होगा कि जैसे ये गंगा यमुना रिवर जो आती है ये ऐसे इधर आके गिर जाती है, इसका मतलब क्या है, ये ढलान है, इधर इस साइड ढलान है। ये आपकी महानदी गोदावरी नर्मदा ताप्ती इधर आती हैं, ठीक है। गोदावरी कृष्णा कावेरी आपकी इधर आती हैं। इसका मतलब ये वाला पूरा एरिया, मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा, ताकि ये सर गंगा, जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, वो सौराष्ट्र किसे कहा जाता है? सौराष्ट्र पॉलिटिकल बाउंड्री है, हम यहाँ पे फिजिकल के लिए बात कर रहे हैं, फिजिकल यूनिट्स किसको बोलते हैं। सौराष्ट्र गुजरात वाला जो नीचे वाला है ना, ये यही वाला होता है, ठीक है। हम अभी जो ठीक है बात कर सर। रहे हैं ना वो तट, ये सीमा रेखा की बात कर रहे हैं, तट को बोलते हैं। इधर जो तट है ना ये वाला है काठियावाड़ रीजन, ठीक है। ये वाला है कोंकण, ये वाला है इधर आपका मालाबार, ये हो गया आपका कोरोमंडल, ये हो गया आपका उत्तरी सरकार, ये हो गया आपका उत्कल, ठीक है। ये भी मैं समझाऊंगा, तट अलग होता है, अंदर वाला रीजन अलग होता है। तो यहां तक क्लियर है। तो अब एक बताओ, अगर ये नदी इधर गिर रही है तो इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान है ना वो इधर से ढलान में है, ये वाली ना चीजें इधर ढलान है, ठीक है। तो आप ही देखो यहाँ पे ना ये एकदम जो खड़ी जो खाई दिख रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एकदम गहरा गड्ढा है, इसीलिए यहाँ पे ना बैरिकेडिंग लगे होते हैं। जब भी आप किसी भी सी बीच पे जाते हो ना वहां पे एक ऐसा चैन बंधी हुई मिलेगी, ये बोला जाएगा कि इससे आगे मत जाओ, पता चले इससे आगे गए आप और एकदम लुढ़क गए नीचे, ठीक है। और वहां पे पानी का दबाव ऐसा है कि, और ये कम गहरा नहीं है, इतना गहरा है कि एक इंसान को तो मार ही देगा, ठीक है। और वैसे यहाँ तक जा भी नहीं सकता इंसान ऐसे पैदल पैदल, लेकिन वैसे बताने के लिए बता रहा हूँ। तो ये चीज है, आपको एक चीज ये देखनी है कि यहाँ पे तो एकदम देखो गहराई पे पूरा का पूरा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये आप देख रहे होगे ना, ये वाला रीजन देखो एकदम खड़ा यहाँ पे ढलान है, लेकिन इधर नहीं है, इधर दूर दूर तक ऐसे फैला हुआ है। क्या रीजन इसके पीछे,
इसके पीछे रीजन क्या है? ये सोचो कि यहाँ पे पहले जमीन यहां तक हुआ करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, पानी आके जमीन के अंदर इतना आ गया कि वो पानी ना पूरा यहां तक आ गया अंदर। ये जमीन का हिस्सा हुआ करता था पहले, ठीक है। इधर है वो पानी इधर ही है, अभी जमीन को ज्यादा कवर नहीं किया है, लेकिन इधर वाला पूरा एरिया जमीन जो है ना पानी के नीचे जा रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सबमर्जन, सबमर्जेंस, यानी डूब जाना, जलमग्न, हिंदी में ऐसे लिख लो आप, जलमग्न तट। सुना ना आपने जलमग्न तट? यानी ये वाला पूरा एरिया ना पानी के नीचे चला गया, इतना सारा, आप देखो, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, स्टेटमेंट आ जाए कि इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट सबमर्ज हो रहा है या ईस्टर्न कोस्ट, तो आपके पास में जवाब होगा वेस्टर्न कोस्ट। इस वाले एरिया को बोलते हैं एमरजेंस। ये यहां वाला रीजन, ये आता है आपका एमरजेंस के अंदर, कोरोमंडल वाला कोस्ट, यानी ये समुद्र से ऊपर उठ रहा है। और सेम वे से ये वाला रीजन भी आपका एमरजेंस में आता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपके पास में पूछ लिया जाए ना कि मालाबार कोस्ट जो कि है केरला पे, कोरोमंडल कोस्ट, ये सबमर्जेंस में आती है एमरजेंस में आती है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों ही किस में आती हैं, एमरजेंस में आती हैं, ठीक है। ये मेरा एक बताने इसका का एक पॉइंट था। इसका रीजन एक रिवर भी हो सकती है ना सर? क्या भी ईस्टर्न साइड में सर बहुत सारी रिवर्स अपना डेल्टा बनाती है, तो इस चक्कर में वहां पे गहराई कर देती यहाँ है। पे रिवर्स नहीं देख रहे हम, रिवर्स तो आएंगी, वो तो एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जो ये जियोलॉजिकली जो ये यूनिट है ना, ये जमीन का जो टुकड़ा है इधर, यहाँ पे गहरा गड्ढा बना ऑलरेडी। इधर जो जमीन है वो काफी इधर तक थी, लेकिन ये सबमर्ज होते जा रहा है, पानी के अंदर नीचे जाता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये देखना है इस तरीके से, ये फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है आपको, उसके पीछे लॉजिक नहीं लगाना, ये सामने दिख रहा है आपको, देखो मैप के अंदर ही, ठीक है। ये चीज ऐसे देखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी एक चीज ये फटाफट ये देख लेते हैं, कोस्टल जो लैंड है वो आपका ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आपका ये पुडुचेरी एक आपका यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट हैं, एंड साथ में आपका दमन दीव, ठीक है। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि यूनियन टेरिटरी कितने हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाती हैं, स्टेट कितने हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, ये बताना है आपको। तो ये वाले पॉइंट आप काउंट कर लेना, आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे यही नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो ये है कि जो लॉन्गेस्ट सी बॉर्डर है, यानी पानी के साथ में जो सीमा बना रहा है, वो गुजरात की है सबसे ज्यादा। वो कितनी है? 1215। मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेट का पूछ ले तो गुजरात, यूनियन टेरिटरी का पूछ लेगा तो आपका आ जाएगा क्या? अंडमान निकोबार आंसर होगा उसका, ठीक है। यहाँ पे इसमें मैंने ये मेंशन भी कर रखा है टेबल पे, आप देख लेना आराम से। देन उसके बाद में जो छोटा अगर पूछे शॉर्टेस्ट किसका है, तो गोवा का है, 101 किलोमीटर का कोस्ट है, ये छोटा सा है इधर, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में लॉन्गेस्ट पूछ लिया जाए तो आपका आ जाएगा अंडमान निकोबार, यूनियन टेरिटरी में शॉर्टेस्ट अगर पूछ लिया जाए तो आपका दमन आइलैंड का आ जाएगा, दमन द्वीप, यहाँ पे 2 आइलैंड है, एक इधर है एक इधर है। अब तो यहाँ पे दमन द्वीप, नागर, दादर नगर हवेली, दोनों को ही मिला दिया, और दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। तो टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है अभी? 8 है, ठीक है। अगर मैं कहूं साउथ में कौन कौन सी है, तो एक तो होगी ये, यहाँ पे हटाते हैं, ऐसे करते हैं, साउथ में कौन कौन सी हैं? दमन दीव दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, ठीक है, और इसी के अंदर आपका आ जाएगा लक्षद्वीप, और इधर आपका आ जाएगा अंडमान। कितनी हो गई? 4। अब पूछा जाए ऊपर नॉर्थ की तरफ, आपका दिल्ली, चंडीगढ़, आपका जम्मू कश्मीर, और आपका लद्दाख वाला रीजन। यहाँ पे ये देखो, लद्दाख चाइना से भी टच कर रहा है, लद्दाख पाकिस्तान से भी टच कर रहा है, लद्दाख अफगानिस्तान से भी टच कर रहा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका रीजन आंसर लद्दाख, क्योंकि ये चाइना से भी कर रहा है, ये अफगानिस्तान के साथ भी कर रहा है, और ये पाकिस्तान के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। अगर आ जाए क्वेश्चन की कौन सा ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है कंट्री के साथ में, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। हालांकि मुझे क्वेश्चन आपसे पूछना था, लेकिन मैं बता दे रहा हूं अभी आपको, क्वेश्चन ना इस तरीके से देखने हैं कि वेस्ट बंगाल है तो ये देखो बांग्लादेश के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये अफगानिस्तान के साथ भी शेयर कर रहा है, ये नेपाल के साथ भी शेयर कर रहा है, सर ठीक है। भूटान। हाँ सॉरी, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है। तो इनके साथ में बाउंड्री शेयर करा, तो आपको पता, क्वेश्चन जब भी आप देखोगे ना, जब भी आप कोई भी कंटेंट देखो तो उसको इस तरीके से देखो कि यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो आपका जो होमवर्क होगा वो ये होगा, आपको
कंट्री के साथ में कौन कौन से स्टेट बनाते हैं, ठीक है, किस कंट्री के साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, वो आपको बनाना है लिस्ट, और कौन सा ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसके साथ में मैक्सिमम बाउंड्री मिलती है, कौन सा ऐसा है जो कॉमन बाउंड्री शेयर करता है, जैसे कि त्रिपुरा है, त्रिपुरा के तो एक ही बनाता है, ठीक है, मेघालय का भी एक ही बनाता है, आसाम का एक और दो बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि आसाम दो साइड से बांग्लादेश को टच होता है, तो हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है। त्रिपुरा तीन साइड से आसाम से बांग्लादेश से टच होता है, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास में ना मतलब अपने आप ही क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करोगे तब जाके मजा आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आज इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम आगे कर लेंगे टेरिटोरियल बाउंड्री वाला, और ये वाला जो एक पॉइंट है ये काफी थोड़ा सा डिटेल में समझाने वाला पॉइंट है, तो इसको समझा देंगे एंड देन इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कर लेंगे, ठीक है। अभी तक सेशन कैसा लगा आप लोगों को, कुछ समझ में अच्छा आया, कुछ नया अच्छा लगा वो बता देना। सर सर सेशन हाँ अच्छा हाँ था। सर मेरे अ, क्वेश्चन श- पर जो चेंज किया सर, क्या क्या आवाज आ रही आवाज है? दब गई आपकी, हाँ बोलिए। सर जो चीन का एलएसी बॉर्डर क्या होता है, एलएसी? चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, दो होते हैं, एक होता है LOC जिसका मतलब होता है हाँ लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये मैं मैप के थ्रू ही बता देता हूँ आपको, रुको, इसमें मैप में होगा भी शायद ये, एक हमने ना डिस्प्यूट वाला जो करेंगे ना जो सेशन, उसमें मैं आपको ढंग से बता दूंगा। देखो ये रहा, इस मैप के अंदर, ये मैप मैंने बनाया डाला तो इसलिए था कि ताकि यहाँ पे आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन सेशन काफी बड़ा हो जाता है। अ, ये वाला जो रीजन है ना, ये चाइना ने खुद ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है इधर, ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। और ये जो सी में आपको जो दिख रहा है इधर, ये वाला रीजन पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है, डोनेट कर रखा है, ठीक है, कि यस हाँ सर, आप इसको सच यूज बता करो, रहे ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो बाउंड्री इधर, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है इधर, ठीक है, ये इधर तीनों के बीच में यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, ये एक माउंटेन पीक है। इंडिया इधर भी कंट्रोल करता है, उधर भी कंट्रोल करता है, और ऊपर वाली साइड पे भी, ठीक है। और जो हिमालय पर्वत है ना वो ऐसे है कि चाइना की तरफ से उस पर खड़ी ढाल है, चाइना वाले उस साइड से नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन इंडिया की तरफ से हिमालय पर्वत ऐसे है, आप ऐसे आराम से चढ़ जाओगे, चाइना वाले नहीं चढ़ सकते उधर से। तो ये हिमालय हमें वैसे भी प्रोटेक्ट करता है पूरा चाइना के उससे, तो हिमालय पर्वत ऐसे है ना पूरा नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिलती है, तो यहाँ पे बाउंड्री है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान के साथ में कितनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। ये वैसे ये वाला मैंने आपको कल बताया था, रन ऑफ कच्छ एक बाउंड्री यहाँ पे होती है 24 डिग्री पैरेलल, दूसरी होती है, ये पूरा आपको पता है रेड क्लिफ है यहाँ तक, और फिर ये आपका आ जाता है LOC, ठीक है, LOC। तो देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये चार ऐसे लाइनें होती हैं जो इंडिया पाकिस्तान के साथ में शेयर करता है। ऐसे ही चाइना के साथ में अक्साई चीन वाला रीजन तो ये हो गया, इधर मैकमोहन वाली लाइन हो गई, यहाँ पे LAC वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके दूसरा यहाँ पे 5 फिंगर्स वाला भी एक है डिस्प्यूट, उसको भी मैं बताऊंगा कि क्या सीन है वो। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के साथ में यहाँ पे जीरो लाइन का भी चलता है और रेड क्लिफ का भी चलता है। तो ये कुछ क्वेश्चन टॉपिक्स हैं जो आपके नेक्स्ट सेशन में हो जाएंगे, काफी कुछ है बताने के लिए, टाइम कम रह जाता है हमारे पास। कई बार तो मुझे मेरा मन करता है कि सुबह किसी दिन क्लास लें और 4-5 घंटे तक लगातार ही क्लास लेते रहें, ठीक है। तो उसमें चीजें जल्दी जल्दी कवर हो जाती हैं। यूपीएससी के अंदर बताने के लिए तो पूरा एक अथाह सागर है, ठीक है, और आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ है। आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम लोग आपका कुछ मतलब ये लगा लो, आपको कुछ चीजें समझा सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज ऐसी है, इसको आप ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो। बाकी इसको समझना और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो काम करना है वो आपको करना पड़ेगा। जब तक आप एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करोगे तब तक कोई फायदा है नहीं। जिस दिन आपने एक्स्ट्रा स्टडी वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया और कुछ एक्स्ट्रा करने लग गए, आप ये समझ जाओ कि आपकी बल्ले बल्ले एग्जाम निकल जाएगा इजीली, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर किस हमसे टाइम सर आपको आप?
यार रोहित, आप बीच में फ्लो तोड़ देते हो। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? जो भी लेक्चर होगा लेना ही है आपका। आपकी ड्यूटी क्या है? क्लास अटेंड करनी। अब किसी का भी चीज का हो सकता है। मैं अभी ये बोल दूं कि नेक्स्ट लेक्चर में भूतकाल लूंगा, उसमें कोई मतलब नहीं बनता ना यार। ऐसे क्वेश्चन बीच में मत पूछा करो, बहुत बार बोल रखा है, बीच में मत टोका करो। चलो, सेशन को करते हैं, मिलते हैं फिर। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इस सेशन से रिलेटेड, आप पूछ लेना, ठीक है? सर। हाँ शिवानी। सर अभी आपने कुछ पढ़ दिया था टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, वो बता दीजिए। कि कितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, किस स्टेट के अंदर मैक्सिमम टाइगर रिजर्व्स हैं, किस टाइगर रिजर्व के अंदर मैक्सिमम टाइगर्स हैं, किस स्टेट के अंदर मैक्सिमम टाइगर्स हैं, और कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पे कोई भी टाइगर नहीं है। ओके सर। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।